हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का। ये देखा जाए तो चैप्टर एकदम स्टार्टिंग यहाँ से है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से लेके जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं, आज हम एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और हर एक लेसन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का मैंने 2 पार्ट में पूरा समाप्त कर दिया है और बायो के लेसन को मैंने एक चैप्टर में पूरा समेट कर एक वीडियो में ख़त्म कर दिया है। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के हम भौतिक विज्ञान को ख़त्म कर दें। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते होंगे, लघु उत्तरीय आते हैं, चाहे दीर्घ उत्तरीय आते हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिला करके जाएँगे। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन, थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं और आपको बनाते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो देखिए, मिट्टी जो होता है ना, इसका हम कभी भी लेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यह एक अपारदर्शी होता है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी एवं सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? अगर देखिए, आपको वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होना चाहिए ना, तो केंद्र से इधर ही रखना है। अर्थात अगर आभासी प्राप्त करना है तो आप जानते हैं कि कहाँ रखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा केंद्र और ये हो गया हमारा ध्रुव। तो हमको फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तब जाके इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा और वह आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ध्रुव एवं फोकस के बीच रखेंगे। किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए, तो उस बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ पर रखना होगा? तो देखिए, अगर उत्तल लेंस में रखना है ना, तो आप उसको फोकस दूरी से दोगुने दूरी पर रखिएगा। मतलब कि फोकस से दोगुनी दूरी पे उस वस्तु को रखना होगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण एवं किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण या लेंस संभवतः क्या हो सकता है? तो देखिए, आपका अब फोकस दूरी धनात्मक दिया है, इसका मतलब कि गोलीय दर्पण और लेंस दोनों में आपको उत्तल लेंस हो सकता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो ये कौन सा दर्पण हो सकता है? या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल दर्पण हो सकता है। आपको पता है कि समतल दर्पण में भी प्राप्त प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और आपका अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल का मतलब उट्ठल, अगर आप वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, अर्थात सीधा बने रही है ना। तो समतल हो चाहे उत्तल हो, ये दोनों बनते हैं। अगला प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी अक्षर को अगर पढ़ते समय अगर हमको छोटे छोटे अक्षर पढ़ना है, तो आप क्या उसमें उपयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, किसी भी फोकस की दोगुना होती है। क्या होती है? फोकस की दोगुना होती है, अर्थात R बराबर 2F।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आपका आर का मान दे दिया ना और एफ का मान पूछा है, तो आप आर में क्या कीजिए 2 का भाग दे दीजिए, तब 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, अर्थात विकल्प संख्या 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। अगला कह रहा है कि जो लेंस है, लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता ना डायोप्टर से नापते हैं, कैपिटल डी से दिखाते हैं इसको। वाहनों के पश्चात अर्थात वाहन के जो पीछे लगा होता है दर्पण, किसी वस्तु आने वाली पीछे के ट्रक वक चाहे कोई भी वाहन को देखने के लिए, तो कौन सा लेंस लगा होता है, तो बोल देंगे कि उत्तल लेंस लगा, सॉरी दर्पण, उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन के अग्रदीपों में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो वाहन का जो आगे का भाग होता है ना उसमें जो बत्ती लगी होती है उस बत्ती के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि प्रकाश को फैलाना होता है। सोलर कुकर में, सोलर कुकर के किस गोलीय दर्पण का उपयोग होगा। अगर अगर सोलर कुकर है तो अगर उसमें जो दर्पण लगेंगे तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होगा, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन, पहला नंबर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर एक कोई सीधा समतल दर्पण लिए हैं, इस पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा के उसी दिशा में चली जा रही है, तो पहला नंबर कि ये आई है और गई है, इस पे लंब खींचा जाए तो ये तीनों कहाँ होना चाहिए, एक ही बिंदु पे मिलना चाहिए, तथा इन अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो सदैव बराबर बनेगा। देखिए चित्र भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किरण आ रही है टकरा कर वापस चली जा रही है, ये अभिलंब है, तो इनके बीच का कोण आई, इसके बीच का कोण आर सदैव बराबर होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस तथा फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। ये पूछ देता है कभी कभी। तो देखिए अगर मुख्य अक्ष कहेगा तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोला का वह भाग होता है जिस गोले का वह केंद्र से काट के बनाया गया होता है। फोकस क्या होता है, सुनिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगर आप चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए ये एक हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसके बीच में जो रहेगा फोकस। तो अब कोई भी किरण मुख्य, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ना, तो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो ध्रुव और पी के बीच को ही कहते हैं फोकस दूरी। अगला, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग हैं कि दंत चिकित्सक करते हैं और सोलर कुकर में करते हैं। दंत चिकित्सक देखिए दांत को देखने में कर रहा है यहाँ पे। अगला है कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग, तो मोटर वाहन के जो गाड़ी होते हैं साइड मिरर के रूप में, और सड़क पे जो बल्ब लगे होते हैं, सड़क पे जो बल्ब लगे होते हैं उसके ऊपर। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि अब पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, सुन लीजिएगा।
उत्तल दर्पण में ना अंदर जो भाग होता है ना, ये रंग दिया गया होता है और इसमें वस्तु इधर रखते हैं और वस्तु का परिवर्तन इस तरीके से होता है। तो पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखिए। तो पहला हम लिख देंगे कि मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर होता है उसके रूप में, और दूसरा जो होता है सड़कों पर बल्ब के ऊपर जो परावर्तक के रूप में किया जाता है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए और किस प्रकार का अग्रदीप किस वाहन में, पश्चदीप तथा सौरभट्टी में कौन कौन दर्पण प्रयोग होता है। तो सुनिए, किसी भी कार के जो आगे का जो होता है ना, यहाँ पे ये लगाते हैं अवतल दर्पण, और कार के जो साइड मिरर होता है यहाँ पे लगता है, वहाँ लगाते हैं उत्तल दर्पण। सौर भट्ठी में लगाया जाता है अवतल दर्पण। आप याद रखिएगा, सौर भट्ठी में ज़्यादा मतलब प्रकाश को चाहिए, तो इसलिए लगाते हैं अवतल दर्पण। अगला प्रश्न पूछा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके लिए बता दें कि ना, कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, ये ज़्यादा होता है। कैसा होता है? ज़्यादा। और दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूर तक कवर करेगा, और इस ये जो प्रतिबिंब बनाएगा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। और वो जो बड़ी वस्तु रहेगी उसको छोटा करके बनाता है। इसलिए हमको वाहनों में उत्तल दर्पण लगाना पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, आप याद रखेंगे। पहला नियम है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसका मतलब मान लीजिए एक हमारा परावर्तक पृष्ठ है, दो माध्यम को बांट रहा है अलग अलग। तो कोई प्रकाश किरण आई, अगर ये माध्यम विरल है, सॉरी सघन है, तो ये लंब की ओर झुक जाएगा। अगर इस पर हम लंब डालते हैं तो ये कह रहा है कि आने वाले का बिंदु तथा जाने वाला का बिंदु, और जब अविलंब डालें उसका बिंदु, तीनों ना एक ही जगह पे होना चाहिए। तथा पहला नियम हो गया। तथा अगर आने वाले जो किरण है अविलंब के साथ अगर कोण बना रही है आई, और जाने वाली किरण अविलंब के साथ कोण बना रही है आर, तो इन दोनों का जो अगर साइन लेंगे तो वो एक स्थिर अनुपात में आता है। कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता जो होती है ना, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो लेंस की अगर क्षमता देखा जाए पी बराबर, तो ये किसके बराबर होती है? 1/f के बराबर होती है। और मतलब कि फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मतलब अगर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी जो एफ की जगह अगर हम 1 रख दें तो कट करके कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि जब किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है कोई वस्तु, तब आपको उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारी एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु के शिखर से एक प्रकाशित किरण जा रही है, दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए निकल जा रही है। एक हमारा फोकस से जा रही है और टकरा के सीधे हो जा रही है। तो जहाँ ये दोनों काट रहे हैं ना, ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर कोई वक्रता केंद्र पर है तो सीधा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, नीचे की ओर बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी है कि दर्पण की प्रकृति कैसी है। तो वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के समान आकार का है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है और कह रहा है कि यदि कोई वस्तु
अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में रखे। देखिए यहाँ पे एक वस्तु रखे है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, इसके बीच में। तो प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा, तो देखिए अब ये वस्तु है तो इसके शीर्ष से एक प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकरा के फोकस से होती हुई निकल जाएगी। और एक वस्तु जो होती है वो वक्रता केंद्र से जाती है। तो अगर इसको बढ़ाया जाए पीछे से, कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आगे जाके एक दूसरे को काटेंगे। तो जहाँ काटते हैं वही मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं, तो यही हमारी एक वस्तु बन के तैयार हो जाती है। कैसी बनती है, तो देखिए वस्तु काल्पनिक है क्योंकि दर्पण के ना पीछे बना है तथा सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। अगला, जब उत्तल लेंस से, अगर एक उत्तल लेंस से आपको वस्तु प्राप्त करनी है, जो वस्तु कहाँ रखी चाहिए, तो प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, प्रकाशी केंद्र इसको बोलते हैं, फोकस इसको बोलते हैं। तो पहला नंबर कि अगर वस्तु से प्रकाश की किरण सीधे जाएगी तो लेंस उसको परावर्तन करके फोकस की ओर भेज देता है। और एक प्रकाशी केंद्र पे तो ये देखा जाए तो ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि आगे जाके एक दूसरे को काटेंगे, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि कोई अवतल लेंस है और प्रकाशी केंद्र तथा अनंत के बीच में है, प्रकाशी केंद्र और अनंत के बीच में है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, फोकस पे मुड़ जाएगी, यहाँ से जाएगी, इधर चली जाएगी। तो यहाँ ये जो काट रहा है ना, इसी को मानते हैं कि क्या वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो काल्पनिक बना है, सीधा बना है और छोटा बना है। अब आइए अपने प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु फोकस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की स्थिति, प्राकृति एवं आकार बताना है। अब देखिए दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ना फोकस हमेशा माइनस में होता है। ठीक, और U का मान भी किस में होगा, माइनस में। अब दर्पण है, दर्पण में सूत्र लगाते हैं प्लस का, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अगर आप मान रखते हैं इन सब का U V F, अगर मान रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब जिसका मान नहीं दिया है ना उसको एक तरफ कर लीजिए, V का मान नहीं दिया है उसको एक तरफ कर लीजिए, और 1/25 हो जाएगा और 10, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका ओ हो जाएगा 16 सही 2/3, वो भी माइनस में। तो माइनस चिन्ह दिखाता है कि वस्तु नीचे की ओर बनी है। अगर आपको बताना है कि वस्तु की प्रकृति कैसा है, तो आप आवर्धन निकाल दीजिए, यम बराबर -V/U बराबर इमेज बटा के ऑब्जेक्ट। अब V का मान -16/2 अर्थात 50/2, 50/3 आया है, और U का मान 25 है बराबर, इमेज हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट पता है 5। ठीक है, तो आप इसको चाहेंगे ना तो छोटा कर सकते हैं। इसको काटिए, काटने से देखते हैं क्या क्या मिलने वाला, जो कि वस्तु कितनी बड़ी है। तो ये 3 नीचे आ जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं, अगर मानते हैं इसको, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 बचेगा। तो 3 का पाड़ा जब काटेंगे 50 को, तो 16 3 48, 16.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि वस्तु वास्तविक बना है और उल्टा बना है। सेम कहानी ऐसा भी देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 30 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो आप वक्रता त्रिज्या दिया है तो आप फोकस निकाल लेंगे
बटा में 2 करेंगे, अर्थात 15 में 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूर मतलब 20 है तो रख देंगे। आपको h2 निकालना है और v का मान निकालना है, तो आप सेम यही सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/के u। तो v का मान निकालना है तो v को छोड़ देंगे, इधर ही है, और u को उठा के लेते आएंगे। जब u को इधर लेते आए तो अब इसका मान रख दीजिए, f का मान 15, v का मान -20, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। अगर एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो 7/60 आएगा, 1/v का मान। तो हमको v का मान चाहिए तो पलट देंगे, 60/7, ये हमारा आ गया v का मान। फिर आप उसी तरह से यम का मान यहाँ से चाहें तो निकाल सकते हैं आवर्धन के सूत्र से, ठीक है। मैं इसका एक अलग से वीडियो ला दूंगा सवाल संबंधित, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसको मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का ये समाप्त होता है। एक देखिए, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे दिखा देते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकस दूरी है, क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता 1/f के बराबर हो जाएगी, तो 1/-2, तो ये माइनस हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। अब इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब चलिए चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर मतलब 11 चैप्टर। कुल मिला के देखा जाए तो भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग क्या, मानव नेत्र के बारे में, रंग बिरंगी दुनिया अर्थात ह्यूमन आइज के बारे में समझते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको देखते हैं आप। प्रश्न पहला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, तो बता देंगे उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आंख में जो रंगीन भाग होता है ना उसे आइरिस कहते हैं। अगला है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिस भाग पर, बिंदु नहीं का है, ध्यान दीजिएगा, जिस भाग पर बनाता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जो है उसका दूर बिंदु कितना होता है, मतलब मानव का दूर बिंदु कितना माना गया है, तो मानव अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकती है, इसलिए इसको अनंत बिंदु इसका माना गया है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को ना आँख की पुतली नियंत्रित कर दी है कि कम बेसी जाना है कि कम जाना है। इस प्रकार से ज़्यादा और कम होने की वजह से ही आँख की पुतली अपने आप को घटाने बढ़ा सकती है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से दर्पण का लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बायोफोकल, मतलब दुई लेंस रहेगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, तो देखिए इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो पूर्ण वर्ण विक्षेपण के कारण अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है ना, प्रिज्म से टकराती है तो अपने विभिन्न घटकों में टूट जाती है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण होना। तो वर्ण विक्षेपण या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसको आप याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो सेम वही कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश अपने घटकों में टूट जाता है। विकल्प नंबर डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब फैल जाता है ना, इसलिए। यहाँ पे था विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब गया अपने विभिन्न घटकों में टूट गया, आपको दिख रहा है। लेकिन प्रकीर्णन को इस अंग्रेजी में स्कैटरिंग बोलते हैं, फैलाव। तो अब देखेंगे कि कौन सा कलर ज़्यादा फैलता है, तो आसमानी या नीला कलर का फैलाव ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकीर्णन।
खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये मतलब कि बहुत कम अपने मार्ग से हटता है, अधिकतर ये सीधा जाता है और इसकी स्पीड भी तगड़ा होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका परिवर्तन कौन करता है? सिलेरी मांसपेशियों द्वारा अपने आप को घटाता बढ़ाता है। नेत्र के समांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो जो नेत्र होता है, लेंस की क्षमता अपनी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है ना, इसलिए उसी को कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका कारण क्या है? इसको कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब कह रहा है कि जब दृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु निकट की हम स्पष्ट रूप से तो देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इस घटना को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब जो दोष रहेगा आप उस चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे। निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु देख पाएंगे। दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। इसी का जस्ट उल्टा वो नहीं दिखाई देता है। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाएगा, निकट का नहीं दिखाएगा। कारण क्या होता है? तो जिसका नेत्र लेंस होता है ना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिसलिए फोकस दूरी का कम हो जाता है। जब मान लीजिए लेंस से अगर ये मोटा होगा, माने कि चिपक जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी और गोलक का लंबा हो जाता है। गोलक कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। इसका उपाय का कारण क्या है? तो उपाय का कारण एक ही है कि आप अपने लेंस के आगे, मतलब आँख के जो लेंस है उसके आगे चश्मा में ना अवतल लेंस लगा लीजिए। अवतल लेंस रेटिना व प्रकाश के किरण को भेज देता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है और किसे कहते हैं, ये भी बताइए। तो दूर दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता है, तो इस घटना को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें देखिए अगर ऐसा है तो ये फैल के ऐसा हो जाता है, तो यहाँ से इसका फोकस दूरी बढ़ गया और ये गोलक पहले इतना बड़ा था तो अब छोटा हो गया, ठीक ना। इसके निवारण के लिए केवल एक ही उपाय है, आप अपने नेत्र के आगे एक छोटा सा लेंस प्रयोग लगा लीजिए, जिसका नाम होना चाहिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु को निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु को दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में गोलक लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें दूर दृष्टि दोष में गोलक छोटा हो जाता है। इसका प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके उपयोग के लिए, मतलब निकट दृष्टि दोष का अगर दूर करना है तो आप चश्मे में अवतल लेंस लगा लीजिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करना चश्मे में उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए प्रकाश का विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जब प्रिज्म में श्वेत रंग की प्रकाश जाती है, ठीक है, तो श्वेत रंग का प्रकाश जाने के कारण ये अपने विभिन्न घटकों में 7 घटकों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे कम विघटन किसका होता है? रेड कलर का होता है और सबसे ज़्यादा विघटन बैगनी कलर का होता है। तो इसे ही बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, अर्थात प्रकाश का अपने विभिन्न भागों में टूट जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। एक श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे गई है तो ये इसको जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन होता क्या है कि इसका जो प्रिज्म होता है ना, प्रकाश की किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ता है, तो इधर से ये 7 रंगों में टूट जाता है। तो पहला ऊपर आपको लाल दिखाई देगा, फिर नारंगी कलर, फिर पीला, फिर हरा कलर, फिर नीला, जामुनी, बैगनी।
याद करने का एक सूत्र भी होता है, विवग्योर या फिर बैनिया पिनाला। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो इधर पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर्दे पर विभिन्न प्रकार के 7 रंग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष क्या है? इसके बनने का कारण क्या है? जब वर्षा होती है तो उसके बाद जो आकाश में छोटे छोटे जल के सूक्ष्म कण दिखाई देने लगते हैं, जिसकी प्रकृति स्पेक्ट्रम के जैसे होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण, अगर इसमें क्या होना कि वायुमंडल में छोटे छोटे प्रकाश की बूंदें रहती हैं, जब प्रकाश होकर गुजरता है तो ये जो बूंदें ना प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं और ये 7 रंगों में इस प्रकाश को विघटित कर देती है। इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। तो कह रहा है कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये एक हमारी वर्षा की बूंद है, एक हमारी गोलाकार वर्षा की बूंद है। इनमें श्वेत प्रकाश जाता है तो इधर से टकरा, इधर जाने नहीं पाता है, तो इधर क्या होता है ना कि ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है और ये अपने 7 रंगों में इसको तोड़ देता है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मेन कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, सुनिए। तारे का टिमटिमाना उसके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मेन कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हवा की जो परत होती है ऊपर देखा जाए तो घनत्व बदलते हैं, जिसके कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं ना, इन परतों में अपवर्तन के बाद अपने मार्ग में कभी कभी कम विचलित, कभी अधिक विचलित हो जाती हैं। इसलिए जब ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी अधिक तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। व्याख्या करें कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वही बताया ना कि जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ये विभिन्न प्रकार की परतें हैं। अगर कोई तारा यहाँ पे है तो इन परतों का घनत्व अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी तो इसका जब घनत्व अधिक होगा तो इसको मोड़ देगा इधर, इसका कम होगा तो ये इधर ही चला जाएगा, इसका अधिक हो तो यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ चला जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको तारे कभी कभी टिमटिमाते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे, कभी कभी नहीं दिखाई देंगे। पूछ रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सुनिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जब सूर्य से प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात प्रकाश इन विभिन्न भागों में फैल जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग एकदम चाप के सीधे नीचे चला जाता है। लेकिन नीले रंग का ना प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, इसलिए वो आकाश में ही फैल जाता है और हमको आकाश नीला रंग दिखाई देने लगता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? अब सुनिए इसका कारण क्या है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल या शून्य सूक्ष्मता मान नहीं होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, अतः सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता है। अतः अंतरिक्ष को आकाश नीला नहीं काला दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा अंतरिक्ष चला गया, कोई यहाँ से देखेगा तो चूंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तब ना यहाँ से ये विघटित होके टूट रही है प्रकाश की किरण, तो जब तुम बाहर ही इससे हो तो इसको कैसे देख पाओगे? तो इसलिए ये पूरा चीज़ ना काला दिखाई देता है। समझ में आया? खतरे के निशान को लाल क्यों बनाया जाता है? बता दिए। जब लाल रंग जब इस श्वेत रंग गुजारते हैं ना तो लाल का विक्षेपण बहुत कम होता है, एकदम ये तेज जाता है। चूँकि खतरे का पता लगाने के लिए क्या चाहिए, एकदम स्पीड चाहिए कि हमको जल्दी से दिख जाए।
तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कोहरे में भी इसको देख सकते हैं, धुएं में भी इसको देख सकते हैं, इसलिए अधिकतर लाल रंग का बनाया जाता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? इसका भी मेन कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सेम है कि जैसे मान लीजिए जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये सूर्य, तो नीला रंग तो इधर फैल जाएगा, लाल रंग का स्पीड सबसे तगड़ा होता है, तो लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन लाल रंग का बहुत कम होता है और ये हमारी आंखों तक लाल रंग ही पहुंच पाता है, इसलिए सूर्य में लाल दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किसी कोलाइडी विलयन के में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दूध एक कोलाइडी विलयन है, इसमें वसा के जल के कण निलंबित होते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। धुआं भी एक कोलाइडी विलयन है, धुएं के निलंबित पार्टिकल नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। यही कारण है कि टार्च के पास में मिश्रित नीली परत दिखाई देती है। जैसे जैसे प्रकाश मिश्रण में आगे बढ़ता है, मुख्यतः लाल रंग ही बच जाता है, अतः टार्च से दूर मिश्रण का रंग रंगीन या लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ के समाप्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण काम आपने क्या जाना है? दर्पण के बारे में जाना है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, लेंस के बारे में जाना है। लेंस दो प्रकार के, अवतल लेंस। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। भौतिक विज्ञान का यह तीसरा चैप्टर माना जाता है और अपने ऐसे बुक से देखा जाए तो 12 चैप्टर माना जाता है। चलिए आइए जानते हैं विद्युत धारा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला नंबर कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति का मतलब पी, पावर। पावर को कौन नहीं दिखा रहा है? तो देखिए आई स्क्वायर आर ये भी दिखा रहा है, आई आर स्क्वायर ये भी दिखा रहा है, भी है ये भी दिखा रहा है, बी स्क्वायर आर नहीं दिखा रहा है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि दो चालक तार जिनकी लंबाई एवं व्यास समान है, पहले इनको पहले किसी परिपथ। अगला प्रश्न है कि जब दो तार लिए जाएं उनको पहले आपस में श्रेणी क्रम फिर बाद में उसको समांतर क्रम में संयोजन किया जाए तो जो उसमें ऊष्मा का उत्पन्न जो होगा तो किस अनुपात में होगा? तो 1:4 में होगा। श्रेणी क्रम वाला में बहुत कम, समांतर क्रम वाला में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो 1:4 के अनुपात में ऊष्मा उत्पन्न होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसको क्यू से दिखाते हैं। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा की मात्रा अर्थात ए एम्पियर को कहते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है तो किसी चालक में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम धारा बह रही है तो उसको बोलेंगे कि विद्युत की 1 एम्पियर धारा चल रही है। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का काम करता है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर कौन बनाए रखता है? सेल या बैटरी। कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी है। अगला देखते हैं, विद्युत परिपथ
का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? बताएंगे। तो किस प्रकार से संयोजित करते हैं? पारस्व क्रम में। किसमें? पारस्व क्रम में संयोजित करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतीक देख लीजिए, इस प्रकार से होता है इसका। अब हम लोग जानेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। विभवांतर किसे कहते हैं? तो सुनिएगा। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कह रहे हैं ना कि अगर प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक का एक गुण होता है जो अपने अंदर आवेश प्रवाह होता है ना, उसी का विरोध करता है। इसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको ग्रीक शब्द इस प्रकार से देखिए दिखाते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तब तार की लंबाई पे। जितना तार अधिक होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही लंबा होगा। तार की मोटाई पर। यदि किसी तार की मोटाई कम होगी तो उसमें तार में प्रतिरोध कम होगा। तार में मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। पदार्थ की मात्रा पे अगर आप अलग अलग पदार्थ का तार लेंगे, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तो उन सब की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। प्रतिरोध ताप पर भी पड़ता है। अगर शुद्ध धातु का ताप पर प्रतिरोध बढ़ाने पर ना उसका, जैसे अगर शुद्ध धातु है उसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर ना उस कम हो जाता है। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? अर्थात पावर। तो किसी भी विद्युत परिपथ में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को हम शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसी की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P बराबर होता है VI। इसका मात्रक होता है वाट, अर्थात W से दिखाते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो पहला नंबर कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। बहुत, जब इसको हाई टेम्परेचर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तब जाके ये गलेगा। और दूसरा, यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। ठीक ना, ज़्यादा देंगे तब जाके ये गलेगा। इसलिए देखेंगे तो ये रेड होके, इसमें प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है ताकि हमको प्रकाश दे सके। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है ना कि अगर आपको 2 को प्रतिरोध दिए जाएं, A और B, तो जब दूसरा जोड़ेंगे तो दूसरे के अंतिम वाला पहले के प्रारंभिक वाला को जोड़ता है। अगर समांतर क्रम में जोड़ना होगा तो जब 2 को दिया जाए तो पहले वाला का सिरा पहले वाले से और दूसरे वाले का सिरा दूसरे वाले से जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम से क्या लाभ है? तो पहला नंबर कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब होता है तो परिपथ टूट जाता है, अन्य सभी उपकरण काम नहीं करते हैं। श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है
परंतु अलग अलग तरह के उपकरण के लिए अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। दूसरा, पार्श्व क्रम अर्थात श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कम होता है। ठीक, पार्श्व क्रम मतलब यही वाला, ये समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध कम आता है, इसलिए ये लाभदायक है। कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलम आवेश को कितना ऊर्जा देना होगा। तो देखिए, Q का मान 1 है और V का मान 6 है। आपसे क्या पूछा है, ऊर्जा अर्थात W का मान पूछा है। किया गया कार्य W बराबर VI होता है। तो आप VQ, तो आप क्या करेंगे, केवल आप गुणा कर देंगे, 6 कम 6 अर्थात 6 जूल चाहिए उसको। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और एक मोटा है तो इनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत में समायोजित किया जाता है। क्यों? अब देखिए, अगर आपके पास कोई तार है, एक ही धातु के, एक तार पतला है और एक तार मोटा है, तो देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर जिसका ना मोटा होगा ना, जो व्यास जिसका मोटा होगा उसमें प्रतिरोध कम लगेगा, अर्थात धारा बहुत तेज बहेगी। क्या बहेगी? धारा बहुत तेज बहेगी। और जिसका अनुप्रस्थ काट बहुत पतला होगा उसमें प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। ठीक, जब प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा बहुत तन्नी तन्नी बहेगी। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों जो प्रेस वाला होता है के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मिश्र धातु है तो उसकी प्रतिरोधकता एकदम शुद्ध, मतलब मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी। अब कौन चीज़ जब ज़्यादा प्रतिरोध देगा तो ज़्यादा हीट होगा, तो हमारा प्रेस क्या चाहिए, हीट ही ना चाहिए कि प्रेस हीट हो जल्दी से, इसलिए मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु का ना दहन भी उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। मिश्र धातु अगर इसको ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो जल्दी ये पिघलता उगलता नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अगर आपको पता करना होगा कि कितनी ऊर्जा खत्म हुई है तो आप शक्ति निकाल दीजिए। P बराबर उपयोग की गई धारा बटा में समय। कोई सी धारा कितना जूल उपयोग हुई है और वो जो उपयोग होने में कितना समय लगा है। तो मान लीजिए 20 जूल ऊर्जा खर्च हुई है, अब 20 जूल खर्च होने में 5 सेकेंड लगा है, काटेंगे तो 4 वाट उसकी क्षमता है। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 5 वोल्ट है। ठीक, तथा जबकि धारा में प्रवाहित धारा जो है 10.2 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध बताइए। चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपन I। अगर आप इसको रखते हैं तो V का मान 5 रख देंगे, I का मान 10.2, 10 हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा। 2 एक कम 2, ये 25 अर्थात 25 ओम। सिद्ध करें कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। कैसे होगा? तो देखिए, किलोवाट है तो वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, घंटा को बदलेंगे सेकेंड में तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड, अर्थात 1000 गुणे 3600 बराबर 3.6 गुणे 10⁻6। विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से गुजरने वाली जो धारा गुजरेगी तो जितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगी इसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक के अनुप्रस्थ काट एवं लंबाई के
क्षेत्र पर नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता तापमान के साथ परिवर्तित होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट पे नहीं बदलती है, तो किसे बदलती है? तापमान पर बदलती है। दूसरा, धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परस्पर 10 से पर -8 से लेकर 10 पे -6 10 पर 8 माइनस में लेकर 10 पे 6 के बीच में इन सब का प्रतिरोध चलता रहता है। कह रहा है कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। कोई मिश्र धातु है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अधिक होगी। तांबे एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। अगर किसी भी चीज़ की प्रतिरोधकता कम होगी ना, तो धारा एकदम धड़ाधड़ के तेज बहेगी। ओम का नियम क्या है, जानिए। ओम का नियम क्या है? एक परिपथ में डीसी बैटरी में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है, जबकि चालक का प्रतिरोध 2.5 मीटर है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कीजिए। आदम आसानी से निकाल लीजिएगा। R बराबर B अपन I से। आपको किसका मान पूछा है? B का मान पूछा है ना, तो RI गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा। आप देखिए मेरे भाई पूछ रहे हैं कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम बता दें आपको। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, मोटाई इत्यादि में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो ये प्रोपोर्शनल जो बढ़ता है ना, तो यहाँ R का माना जाता है। किसका मान? तो R बराबर निकाल लेते हैं का V अपान के I। इसे ही कहते हैं प्रतिरोध का नियम। ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 सवाल बचते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक, जो भी हम सूत्र बताएं, बस आप सूत्र को याद रखिएगा। इसमें क्या क्या सूत्र बताएं आपको बताते हैं। आपको सूत्र बताएं R बराबर B अपन I, P बराबर W अपन T, या P बराबर VI होता है, और एक Q बराबर NE, जहाँ Q कूलाम है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन 3-4 सूत्रों को याद रखते हैं तो आपका विद्युत धारा से सभी सवाल लग जाएंगे। और याद रखिएगा, जब कभी भी कोई चीज़ ना श्रेणी क्रम में रहेगा तो इसका प्रतिरोध का जो योग पूछेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर जब आपसे ना कहेगा कि समांतर है, कैसा है? समांतर क्रम संयोजन है, तो इसको जोड़ते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसका उत्तर आता है तो फिर इस R को पलट के ऊपर कर देते हैं, तो इन दोनों का योग ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जितनी भी इसकी परिभाषाएं हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, पे लगने वाले जो सूत्र हैं, आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट।